Good morning, friends. Today is your third lecture of compiler design. आपका कंपाइलर डिजाइन का आज जो है तीसरा लेक्चर है. अब तक दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम कंपाइलर के इंट्रोडक्शन को देखा है. कंपाइलर क्या होता है, व्हाट इज कंपाइलर, वाई कंपाइलर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर भी देखा था और उसमें फिर डिफरेंसेस भी देखा था. फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने फेजेज ऑफ कंपाइलर को डिस्कस किया था, जिसमें कंपाइलर के 6 डिफरेंट फेजेस होते हैं. लैक्सिकल एनालिसिस फेज, सिंटैक्स एनालिसिस फेज, सिमेंटिक एनालिसिस फेज, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. और इसके साथ ही साथ दो और डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं जो सारे फेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. वो दो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होते हैं वो होते हैं आपके सिंबल टेबल मैनेजर और एरर हैंडलर. ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. फिर इसमें एक एग्जांपल भी बताया था. आज हम डिस्कस करेंगे पासेज ऑफ कंपाइलर. अब ये पासेज ऑफ कंपाइलर क्या होते हैं इसको हम बताते हैं. बेसिकली जो 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर में, ये बेसिकली 6 फेजेज होते हैं लैक्सिकल टू कोड जनरेशन तक. इन्हीं को ग्रुपिंग करके दो टाइप से पास को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1 है सिंगल पास कंपाइलर, और नेक्स्ट क्या है मल्टी पास कंपाइलर या टू पास कंपाइलर. टू पास और मल्टी पास कंपाइलर. ये दो कंपाइलर होते हैं. एक होता है सिंगल पास कंपाइलर या कहीं पे वन पास कंपाइलर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकंड वन जो टू पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर. क्या होता है ये सिंगल पास कंपाइलर और क्या होता है मल्टी पास कंपाइलर, इसको हम पहले समझते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों में से बेटर कब कौन होता है और कब कौन सा बेटर होता है, और क्यों ये टू पास कंपाइलर का कंसेप्ट क्यों आया, क्या है, कैसे है, इसको हम देखेंगे आगे. सिंगल पास कंपाइलर में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे फेजेस होते हैं लैक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. ये डिफरेंट आपके डिफरेंट सारे फेजेज हैं कंपाइलर के. लैक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. और इसमें हम करते क्या है, इनपुट देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और फाइनली हमको मिलता क्या है, असेंबली लैंग्वेज. ये होता है कंपाइलर में. अगर हम बट ये कंपाइलर में 6 फेजेज होते हैं. इनपुट हाई लेवल मिला और फाइनली आउटपुट हमको असेंबली कोड मिला. तो ये सिंगल पास कंपाइलर का क्या मतलब होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं, इसको हम जाने. सिंगल पास नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल वर्ड लगा हुआ है. इसका मतलब ये है कि जितने हमारे ये लैक्सिकल एनालिसिस से लेके और कोड जनरेशन तक के जो 6 फेजेज हैं, सारे फेजेज को अगर हम एक साथ ग्रुपिंग कर दें और सीधे इनपुट दें हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, और फाइनली हमको आउटपुट मिले असेंबली कोड, तो इस टाइप के कंपाइलर को हम बोलते हैं सिंगल पास कंपाइलर. नाम से ही पता चल रहा है कि सारे फेजेज को हम एक साथ ग्रुपिंग कर दें, एक सिंगल ग्रुप में बंच बना के इनपुट दे के आउटपुट को हम जनरेट करें, तो ये आपका क्या होगा, सिंगल पास कंपाइलर होगा. अब बात आई मल्टी पास या टू पास कंपाइलर में क्या होता है. भाई सिंगल पास में यही हुआ कि सारे फेजेज को एक साथ ग्रुपिंग करके ग्रुप करके हम कंपाइलेशन करा रहे हैं. टू पास या मल्टी पास कंपाइलर में क्या हुआ कि ये जो हमारे 6 फेजेज हैं इनको हम 2 पार्ट में ग्रुपिंग कर दें. तो
उसको हम 2 पास या मल्टी पास कहेंगे। क्या होगा उसमें बेसिकली? लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, देन कोड जनरेशन। देखिए, ये है 2 पास कंपाइलर या मल्टी पास कंपाइलर। 2 पास कंपाइलर में क्या हो रहा है? ये हमारे 6 फेजेस हैं जो कंपाइलर में होते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सेमेंटिक, इंटरमीडिएट, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। 2 पास कंपाइलर है तो कहने का क्या मतलब है कि ये हमारे 6 फेजेज हैं, इनकी हम ग्रुपिंग कर दिए, 2 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिए, ये 4 फेजेज को एक ग्रुप में, और लास्ट के बचे हुए 2 ऑप्टिमाइजेशन फेज और जनरेशन फेज को एक साथ ग्रुप कर दिए। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना ये 4 फेजेस का, और लास्ट में फिर एक और ग्रुप बना आपका बचे हुए 2 फेजेस का। तो इस तरह की सब चीजें होती हैं कंपाइलर में कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी पास कंपाइलर। इसमें क्या होगा? आपको इनपुट मिलेगा लेक्सिकल एनालिसिस फेज को, फिर इंटरमीडिएट कोड क्या करेगा? एक इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा, और फिर ये इंटरमीडिएट कोड जो हमको मिलेगा वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए एज एन इनपुट वर्क करेगा, और फाइनली हमको कोड जनरेशन की हेल्प से हमको असेंबली कोड मिल जाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है सिंगल पास और मल्टी पास में, कि सिंगल पास में क्या करते हैं, हम सारे फेजेज को एक सिंगल बंच में, एक सिंगल ग्रुप बना के हम कंपाइलेशन कराते हैं, और 2 पास कंपाइलर में क्या होता है कि इन 6 फेजेस को 2 ग्रुप में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम कंपाइलेशन प्रोसेस को आगे करते हैं। तो ये सिंगल पास का डायग्राम हुआ, ये मल्टी पास का डायग्राम हुआ। ये तो पहली चीज हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या है डिफरेंस? सिंगल पास जो होता है इसमें कंपाइलेशन प्रोसेस फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि सारे फेजेज जो है एक साथ एक बंच में ग्रुप है, ग्रुपिंग एक साथ हुई है, तो एक बार सीधा हम इनपुट देंगे और फाइनली हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो सिंगल पास कंपाइलर में से क्या होता है कि कंपाइलेशन तेज होती है, फास्ट होती है, बट मल्टी पास में क्या होता है कि कंपाइलेशन जो होता है स्लो होता है। मल्टी पास कंपाइलर स्लो होता है। क्यों? क्योंकि फेजेज को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो पहले जो हमारे ग्रुप से जो इसको बोलते हैं एनालिसिस फेज, मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये हो गया आपका सिंथेसिस फेज। तो स्लो क्यों हो जाता है 2 पास कंपाइलर? क्योंकि इसमें एनालिसिस पार्ट से जो हमको आउटपुट मिलता है वो फिर सिंथेसिस पार्ट के लिए एज एन इनपुट काम करता है, और फाइनली हमको आउटपुट मिलता है असेंबली कोड के फॉर्म में। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जब इस तरह से प्रोसेस होगा तो समय लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कंपाइलर जो है क्या होता है, स्लो होता है। अगली बात ये कहते हैं कि जो डिफरेंस नेक्स्ट क्या है कि सिंगल पास कंपाइलर जो होता है ये इफिशिएंट नहीं होता है, ये इनइफिशिएंट होता है, और जो हमारा 2 पास कंपाइलर है या मल्टी पास कंपाइलर है वो इफिशिएंट होता है। ये क्या होता है? इनइफिशिएंट कोड जनरेट करता है। और 2 पास कंपाइलर क्या होता है? इफिशिएंट कोड जनरेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जब हम सिंगल पास में, चूंकि सारे जो फेजेज हैं एक साथ ग्रुपिंग कर दिए गए हैं लेक्सिकल से लेके कोड जनरेशन तक, तो हम एक बार इनपुट दिए तो फाइनली हमको आउटपुट मिलता है। बीच में हम कहीं भी बैक नहीं जा सकते, मतलब ये नहीं कि बीच में हम किसी फेज पे आए और फिर रुक के फिर हम बैक जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
बट इन केस ऑफ टू पास कंपाइलर इट इज पॉसिबल। हाउ? देखिए आपका एक ग्रुप ये है एनालिसिस फेज जिसको बोलते हैं, और सेकंड जो ग्रुप है वो है आपका सिंथेसिस फेज है। तो हम चाहें तो जब हम एनालिसिस फेज में यहाँ हमको इंटरमीडिएट कोड मिला तो हम यहाँ से फिर चाहे तो अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर से बैक जा सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है सिंगल पास और मल्टी पास में, ठीक है। अच्छा, एक हम इसके बाद, ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सिंगल पास और क्या होता है मल्टी पास, और हम उसको देख लिए, दोनों में डिफरेंस भी देख लिए, क्योंकि ये इन जनरल पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। ठीक, ये तो डिफरेंस के फॉर्म में देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसका यूज क्या होता है। अच्छा, एक चीज और बता दें, हम पहले भी बता चुका हूं मैं, जो यहां पे एनालिसिस पार्ट है, ये एनालिसिस पार्ट, ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, मशीन इंडिपेंडेंट एंड सोर्स कोड कह लें या सोर्स लैंग्वेज कह लें, डिपेंडेंट होता है। और ये जो हमारा सिंथेसिस फेज है, ये क्या बेसिकली होता है, ये हमारा मशीन डिपेंडेंट होता है एंड सोर्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब है? मतलब ये है, क्लियर है, सीधा, एनालिसिस फेज, जो भी इसमें जो फेजेज होते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, बट सोर्स जो लैंग्वेज होता है जिसमें इनपुट मिलता है, उस पे जिस लैंग्वेज के फॉर्म में इनपुट दिया जाता है उस पे ये एनालिसिस फेज डिपेंडेंट होते हैं। और सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं, बट सोर्स लैंग्वेज पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी एनालिसिस पार्ट को ही हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। और सिंथेसिस फेज को हम बैक एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा मल्टीपास कंपाइलर में फ्रंट एंड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है और सोर्स लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। और बैकएंड क्या होता है, बैकएंड बेसिकली मशीन डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है और सोर्स लैंग्वेज पे इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या मतलब है, ये इसको हम, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3। ठीक, इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, इनको किसी एक सिस्टम पे कंपाइल कराना है तो क्या होगा। तो जैसा कि क्लियर है कि जो भी प्रोग्राम फ्रंट एंड होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, बट सोर्स लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है। सोर्स लैंग्वेज पे डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का अपना अपना फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड 1 F1, फ्रंट एंड 2 F2, फ्रंट एंड 3 F3। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसी एक सिस्टम, सिंगल सिस्टम पे कंपाइल हो रहे हैं। तो क्या मतलब है, एक सिंगल सिस्टम है तो उसका बैकएंड क्या होगा, एक मशीन का एक ही होगा यहां पे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका बैकएंड। और बैकएंड के बाद आपका क्या हो गया,
फाइनली हमको यहाँ पे मशीन है और आपका ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं एक सिंगल सिस्टम पे रन करेंगे और फाइनली हमको आउटपुट मिल जाएगा। ये है आपका, अगर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक सिंगल सिस्टम पे रन कराना हो, कंपाइल कराना हो, तो वहां पे इस तरह से देखिए, फ्रंट एंड सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अलग होगा, बट बैक एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई सिंगल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको डिफरेंट मशीन पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका फ्रंट एंड होगा आपका और इसको हमको रन कराना है सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफरेंट मशीन पे, तो डिफरेंट मशीन होंगी तो सब सारे मशीन का बैकएंड जो होगा B1 B2 B3, दिस इज योर बैकएंड, सारे मशीन के लिए डिफरेंट होगा। मशीन M1, मशीन M2, मशीन M3 और फाइनली सबके लिए हमको आउटपुट मिलेगा। ये सबके लिए आपका ये, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए देखिए डिफरेंट फ्रंट एंड है, बट सिस्टम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यूज हो रहा है, तो बैकएंड सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल होगा। इसी तरह से अगर एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके लिए फ्रंट एंड एक सिंगल होगा और डिफरेंट मशीन पे इसको हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, कंपाइल करा रहे हैं, तो सारे मशीन के लिए डिफरेंट बैकएंड होगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका यूज। सिंगल पास मल्टी पास का क्यों हम यूज करते हैं, इस पर्पज के लिए यूज करते हैं जो मैंने अभी एक एग्जांपल की हेल्प से बताया। तो ये आपका पासेज ऑफ कंपाइलर हो गया। इसके पहले हम फेजेज ऑफ कंपाइलर देखे थे और आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पासेज ऑफ कंपाइलर। तो आई थिंक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फेजेज एंड पासेज ऑफ कंपाइलर। उसके पहले हम प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किए थे, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपाइलर को थोड़ा सा रोक के, थोड़ा सा जो आप पहले पढ़ चुके हैं ऑटोमेटा में थोड़ा सा चलेंगे, जहाँ पे हम चोमेस्की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसमें आगे NFA DFA और देन मिनिमाइजेशन ऑफ DFA को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है। देन हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।